नमस्कार दोस्तों, 8 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो भैया, बजट सेशन एक प्रोडक्टिव नोट पे यहाँ पे खत्म हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। रशिया को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया, इसकी हल्की फुल्की न्यूज देख लेंगे। वैसे तो मैं कल इस पर्टिकुलर न्यूज को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो लेटेस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जो लेटेस्ट वीडियोस मेरी अपलोडेड है। फिर प्राइवेट हज ट्रिप्स के ऊपर आप जीएसटी मत लगाइए, ये यहाँ पे कुछ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की रिक्वेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, इसकी बात करेंगे। यमन में प्रेसिडेंट साहब ने एक काउंसिल को ताकत दी है, क्या न्यूज है इसको समझेंगे। यमन में लंबे समय से एक सिविल वॉर चल रहा है। यहाँ पे जो हादी नाम के प्रेसिडेंट थे, वो ओवरऑल सऊदी और यूएई द्वारा अपॉइंट किए गए थे, और उनके अगेंस्ट ये जो हाउदी रेबल्स हैं, हादी प्रेसिडेंट थे आप कह लीजिए उस सरकार के जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया गया सऊदी अरेबिया यूएई द्वारा, और अपोजिशन में हाउदी रेबल्स लड़ रहे हैं यमन के। तो हाउदी रेबल्स ने ऑब्वियस सी बात है नई काउंसिल बनने को नहीं माना है, इसको यहाँ पे देखेंगे। मिशन वात्सल्य को लेके जो चेंजेस हो रहे हैं, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की अम्ब्रेला स्कीम्स क्या क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया गया, इसके ऊपर मैंने कल एक शॉर्ट बनाया था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ आइटम्स यहाँ पे रिलीज किए हैं जो कि सिर्फ इंडिया के अंदर से प्रोक्योर किए जाएंगे, बाहर से नहीं खरीदे जाएंगे। तो इन सब न्यूज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। वर्ड ऑफ द डे देखते हैं, स्पिल ओवर। स्पिल ओवर मतलब एक ऐसा इवेंट जहां पे उस इवेंट का इफेक्ट केवल उस इवेंट तक नहीं रहा, दूसरे तक पहुंच गया। जैसे कि जब अरब अपराइजिंग हुई थी, तो ओवरऑल ये बहुत सारी कंट्रीज में फैल गई। मतलब शुरुआत एक जगह से हुई और ओवरऑल उसका इफेक्ट बहुत दूर दूर तक नजर आया। इसको आप बोलते हो स्पिल ओवर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। इस चैनल पे आपको सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो इट विल बी हेल्पफुल इफ यू क्लिक द ज्वाइन बटन। चलिए, पहला आइटम, बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड्स ऑन प्रोडक्टिव नोट। देखिए, पार्लियामेंट का बजट सेशन अ डे हेड ऑफ शेड्यूल खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त प्रोडक्टिविटी देखने को मिली है। हाँ, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को एडजॉर्न साइंडी करना पड़ा। एडजॉर्न साइंडी मतलब आपने प्रोसीडिंग खत्म कर दी और अगली बार प्रोसीडिंग कब चालू होगी इसकी कोई डेट नहीं दी। उसके बाद प्रोरोग कर देगा असेंबली को कौन? आपका प्रेसिडेंट। देखिए, अगर आप प्रोरोगेशन वगैरह के बारे में, डिसोल्यूशन, एडजॉर्नमेंट, ये सब जानना चाहते हैं, तो ये V101 वाली जो वीडियो है मेरी लक्ष्मीकांत की, इसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको समझा रखे हैं, बहुत डिटेल में वीडियोस डिस्कशन हुई है यहाँ पे। तो डिसोल्यूशन, एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन अलग से बताऊंगा तो 15 मिनट उसी में चले जाएंगे, आप खुद जाके इन वीडियोस को देख के सीख सकते हो। अब चूंकि यहाँ पे प्रोरोगेशन, एडजॉर्नमेंट, साइन डी नाम के कुछ शब्द आएंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, तो उस रिस्पेक्ट में मैंने वीडियो का रेफरेंस दे दिया। मेन जो टॉपिक है आज के इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, वो है भाई प्रोडक्टिविटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इस बार का जो सेशन शुरू हुआ था वो 31 जनवरी को शुरू हुआ था। फाइनेंशियल ईयर का पहला सेशन था, आप कह सकते हो, मतलब इस ईयर का पहला सेशन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने दोनों हाउसेस को एक लेक्चर दिया, मोशन ऑफ थैंक्स जिसको आप बोलते हो। उसके बाद बजट पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 1 फरवरी को। 11 फरवरी को रिसेस में चली गई पार्लियामेंट बजट पेपर्स को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, आप बोलोगे रिसेस क्या होता है? तो प्रोरोगेशन और रीअसेंबली के बीच का टाइमिंग, मतलब यहां पे सेशन खत्म नहीं हुआ है, प्रोरोग किया गया सेशन को, और फिर जब रीअसेंबली हुई इसके बीच की जो टाइमिंग है, इसको आप बोला रिसेस। अब इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री सेशन में लोकसभा ने 13 बिल्स पास किए। इन 13 बिल्स में कुछ बिल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है। द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल, इसके बारे में भी 2 दिन पहले के करंट अफेयर से मैंने बात की है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल, इसको भी मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था। 3 सिविक बॉडीज को यहाँ पे मिला दिया गया दिल्ली में। पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली किस प्रकार से काम करती थी 2012 से पहले, 2012 में इसको 3 अलग बॉडियों में बांटा गया, अब फिर से मिला दिया गया। क्यों मिलाया गया, सब पहले समझा रखा है। राज्यसभा ने 11 बिल्स पास किए। जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी 17th लोकसभा की, वो थी 129%। 27 सिटिंग्स हुई लोकसभा की, और जो प्रोडक्टिविटी थी राज्यसभा की वो थी 99.8%। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रोडक्टिविटी किस हिसाब से डिसाइड हुई? तो देखिए, जब भी सेशन अनाउंस किया जाता है तो उस सेशन में लोकसभा के डिस्कशन आवर्स और राज्यसभा के डिस्कशन आवर्स तय किए जाते हैं। अब इन डिस्कशन आवर्स में अगर किसी बवाल के चलते डिस्कशन ना हो पाए तो उसको फिर प्रोडक्टिव सेशन नहीं माना जा सकता है। तो अगर 100 घंटे एलोकेट किए गए थे लोकसभा को डिस्कशन के लिए, तो लोकसभा में प्रॉपर 129 घंटे डिस्कशन हुआ, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा दिन भी बैठी है यहाँ पे लोकसभा। और राज्यसभा को अगर 100 घंटे
एलोकेट किए गए थे, तो 99.8%, 99.8 घंटे यहाँ पे डिस्कशन हुआ। अगर 10 मिनट डिस्कशन और हो जाता राज्यसभा के अंदर तो राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे 100% हो जाती। हालांकि राज्यसभा में डिसरप्शंस भी यहाँ पे बहुत हुए हैं, बहुत आवर्स यहाँ पे लूज हुए हैं। 9.5 घंटे का डिसरप्शन हुआ था राज्यसभा में। तो आप बोलोगे सर 9.5 घंटे के डिसरप्शन के बावजूद 99.8% की प्रोडक्टिविटी कैसे आई? क्योंकि जितना टाइम इनिशियली फिक्स किया गया था लोकसभा राज्यसभा के डिस्कशन के लिए, उससे ज्यादा दिन और ज्यादा घंटों के लिए, एक्स्ट्रा आवर्स के लिए यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा मिली है, इसलिए ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ी हुई नजर आ रही है। ठीक है भाई, प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो अगर आप पीआरएस लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स को देखते हो तो 1999 से लेके अब तक जो सबसे गंदा सेशन रहा है प्रोडक्टिविटी में, वो रहा है विंटर सेशन ऑफ 2010, लोकसभा का भी राज्यसभा की भी। उसके बाद लोकसभा में विंटर सेशन ऑफ 2013-16 सबसे सेकंड नंबर पे सबसे गंदा रहा है। ये कुछ डाटा आपको दे रखा है, उतना इंपॉर्टेंट देखिए है नहीं। प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह क्या होती है लोकसभा राज्यसभा की? देखिए, कभी कभी एमपीज कुछ पर्टिकुलर मुद्दों को लेकर डिससेटिस्फाइड होते हैं, जैसे पेगासस इशू को लेकर ओवरऑल सरकार ठीक से रिस्पांस नहीं दे रही है तो ऑपोजिशन बवाल मचा रहा है, ऑपोजिशन बवाल मचा रहा है, डिसरप्शन हो गया, काम नहीं कर पा रही पार्लियामेंट। फिर कुछ एमपीज को यह लगता है कि भाई हमें प्रॉपर तरीके से बोलने की परमिशन नहीं दी जा रही है, टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो एमपीज को ये लग रहा है कि उनको अपनी बात बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो बवाल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो अनरिस्पॉन्सिबल है तो बवाल हो सकता है। पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो बवाल हो सकता है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे डिसरप्शन की वजह बनती है। जीएस पेपर 2 पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है प्राइवेट हज ट्रिप्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए, जो प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोला कि भाई ये जो मक्का की विजिट हम लोग हज की यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये जो होली जर्नी हो रही है वो सऊदी अरेबिया में हो रही है, तो इसके ऊपर आप जीएसटी मत लीजिए, सर्विस टैक्स मत लीजिए। पहले सर्विस टैक्स होता था, अब जब से जीएसटी आया तो सर्विस टैक्स जीएसटी के अंदर कवर होने लगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम खानविलकर साहब है, इनकी लेड की हुई बेंच के नीचे केस चल रहा है। ठीक है भाई, अब ओवरऑल ये हज ऑर्गेनाइजर्स का क्या बोलना है कि भाई देखिए, एक इंडिविजुअल मान लो उसने अपनी जर्नी शुरू की, उसने लखनऊ से जर्नी शुरू की, ठीक है ना, लखनऊ के हज हाउस से लोग बस में बैठ के एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वो सऊदी अरेबिया चले गए, वो हज करके इंडिया वापस आ गए। ठीक है भाई, ये ट्रिप है। अब इस ट्रिप में जो भी खर्चा वगैरह आया उसके ऊपर जीएसटी लेती है सरकार। तो यहाँ पे प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं आप सर जीएसटी क्यों ले रहे हैं, ये लोग तो सऊदी अरेबिया में घूमने जा रहे हैं ना, तो सऊदी अरेबिया में जो खर्चा हुआ उसके ऊपर भारत सरकार जीएसटी ना ले, ये सही रहेगा। ऐसा यहाँ पे हज ऑपरेटर्स का बोलना है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जर्नी इंडिया के अंदर से शुरू हो रही है और इंडिया में खत्म हो रही है, तो ओवरऑल फिर जीएसटी क्यों ना लिया जाए। तो इन सब चीजों को लेके ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुका। अब सुप्रीम कोर्ट बाद में बताएगा कि ये जो हज और उम्रा प्रिविलेजेस हैं, ये जो रिलीजियस आप कह लीजिए ट्रिप्स हैं, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। वैसे तो देखा जाए, मान लो कि आप मेकमाईट्रिप.com वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से लंदन का एक टिकट बुक कराओ, ट्रिप बुक करो। मान लो आपने यूरोप की कोई ट्रिप बुक की जिसमें लंदन, पेरिस, 4-5 ये जो ड्रीम टाइप की ट्रिपें होती हैं, इसका आपने कोई 2 लाख रुपए का पैकेज ले लिया मान लो मेक माई ट्रिप से, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर वहां पे ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हम तो फॉरेन विजिट करने जा रहे हैं, तो फॉरेन में हम जा रहे हैं तो इंडिया के अंदर हम इस पे जीएसटी नहीं देंगे। देखिए, रिलीजन के आधार पे अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पशन ले रहे हो तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर आप देश के बाहर गए और आपने देश के बाहर जाके पैसा खर्च किया और उसके लिए इंडिया के अंदर जीएसटी आप ना दो, ये लॉजिक थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि एक लॉजिक से ओवरऑल यहाँ पे पेटिशनर्स की बात बिल्कुल सही है। क्या लॉजिक है? वो लॉजिक ये है कि देखिए, इंडिया में जो हज कमिटी एक्ट है 2002, इस हज कमिटी एक्ट के अंदर जो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं ना, उन ट्रिप्स के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाता। फाइनेंस एक्ट 1994 ने सर्विस टैक्स का प्रावधान किया था एचजीओस के ऊपर, यानी कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर। तो वो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स जो हज कमेटी एक्ट 2000 अंदर के कवर 2002 के अंदर कवर होते हैं, उनको सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो प्राइवेट बेसिस पे हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स काम कर रहे हैं, उनको जीएसटी देना पड़ता है, सर्विस टैक्स देना पड़ता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों कर रहे हो भाई? जब हज कमेटी एक्ट 2002 के अंदर जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे नहीं ले रहे हो आप सर्विस टैक्स, तो हमसे ही मत लो। दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये है कि भाई हज जो जाने वाले लोग हैं वो देश के बाहर जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में जाके अपनी पूजा कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं,
तो ओवरऑल जब वो देश के बाहर गए तो उनके ऊपर आपने जीएसटी क्यों लगाया? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए साफ साफ बोल दिया है कि भाई जर्नी आपकी इंडिया में शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, इसलिए जीएसटी लगेगा। कोई आप घूमने फिरने की भी ट्रिप करवाते हो उसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। ये अलग बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो मेक माई ट्रिप नाम की कंपनी है, इसने 2 लाख रुपए का आपका यूरोप का ट्रिप बुक किया, इस 2 लाख रुपए के ऊपर ये जीएसटी लेंगे, बिल्कुल लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन समझिए ये मेक माई ट्रिप वाले जब यूरोप में लंदन के अंदर जाके बुकिंग कराएंगे आपके होटल की, तो वहां पे जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो भी उन्होंने भरा होगा। एक प्रकार का डबल टैक्सेशन हो जाता है कि जब एक इंडिविजुअल बाहर की कंट्री में घूमना जा रहा है तो वहां के मार्केट में जो खर्चा हो रहा है वहां पे तो इनडायरेक्ट टैक्स वो दे ही रहा है, इंडिया के अंदर भी दे रहा है, तो एक प्रकार का डबल टैक्सेशन हो जाता है। लेकिन भारत सरकार तो ये बोलेगी, अब देखो प्योर घूमना हो, ठीक है ना, अगर आप लीजर के लिए जा रहे हो, मजे के लिए जा रहे हो, तब तो भाई आपसे डबल टैक्सेशन ले लिया जाएगा, जस्टिफाइड है कि भाई बाहर वाला भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, यहाँ वाला भी दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है धर्म की। अगर आप धार्मिक पर्पज से जा रहे हो तब क्या आपको टैक्स में एग्जेम्पशन दिया जा सकता है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई है। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि ये गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव है। देखिए, टैक्सेशन इज अ पॉलिसी विच हैज टू बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली इंटरफेयर शायद नहीं करेगा। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फाइनल क्या डिसीजन देता है। अगर आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर काम करती है। हज कमेटी एक्ट 2002 के प्रोविजंस के अंदर इसको बनाया गया था। तो भाई मुस्लिम्स जो हज जाते हैं उनके लिए पिलग्रिमेज को ऑर्गेनाइज करवाना, और ये जो हज कमेटी है वो ओवरऑल अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेलफेयर सऊदी अरेबिया में जो होता है इन पिलग्रिम्स का उसको अरेंज करती है। जो कंसुलेट जनरल है इंडिया का जेड्डा में, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये पूरा की पूरी मिनिस्ट्रीज हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की मदद करती हैं पूरा का पूरा टूर ऑपरेट करने में। लेकिन प्राइवेट जो हज ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको जीएसटी भरना पड़ता है, तो इसलिए उनको गुस्सा आ रही है और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे पिटीशन डाल दी है, जिस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है पब्लिक पार्टिसिपेशन सॉर्ट फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। भाई सरकार ने प्लान बनाया है कि हम प्राइवेट सेक्टर और वॉलंटियर ग्रुप्स के साथ मिलकर वल्नरेबल बच्चों की मदद करना चाहेंगे। यहाँ पे मिशन वात्सल्य के लिए वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस भेजी हैं अलग अलग राज्यों को, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को, और उनसे सजेशन मांगे 18 अप्रैल 2022 तक। बेसिकली जो मिशन वात्सल्य है, अभी की जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीम है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, इसको थोड़ा रिफॉर्म करना चाहती है, चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज को भी उससे जोड़ना चाहती है। जनवरी 2022 में मिशन वात्सल्य को अप्रूवल दिया है यूनियन कैबिनेट ने, और बहुत सारी जो अलग अलग चिल्ड्रन वेलफेयर की स्कीम्स चल रही हैं वो मिशन वात्सल्य के एम्बेट के अंदर आ जाएंगी। तो इस मिशन को सक्सेस करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन को एंश्योर करना, एफर्ट्स में सिनर्जी लेके आना, जो भी रिसोर्सेज उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, वगैरह वगैरह चीजें यहाँ पे सिस्टमैटिक और प्लान मैनर में की जाए, मिशन वात्सल्य में ये सरकार का टारगेट है। इसके लिए भारत स्काउट एंड गाइड का यूज करना पड़ेगा, एनएसएस वॉलंटियर्स, नेहरू युवा केंद्र, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत अलग अलग प्रकार के इन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद मिलेगी, मतलब लगेगी। फिर वो बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है ना, अगर कोई चिल्ड्रन लॉ और जुवेनाइल ऑफेंडर्स से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, वल्नरेबल चिल्ड्रन की मदद, मतलब बेसिकली चिल्ड्रन की मदद से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब मिशन वात्सल्य के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है, एक चाइल्ड लाइन करके एक हेल्पलाइन चलाई जाती है जिसका नंबर है 1098। तो इस चाइल्ड लाइन को चलाने का जो ओवरऑल आप कह लो मैकेनिज्म है वो भी मिशन वात्सल्य के अंदर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने कल या परसों के एडिटोरियल में आपके साथ डिस्कस की थी। ये जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, यहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होती है वो पुलिस नहीं होती। मिशन वात्सल्य के अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस को बनाया जा रहा है। तो ये जो अलग अलग चाइल्ड सर्विसेज में इन्वॉल्व लोग हैं वो थोड़ा टेंशन में आ गए हैं। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट ये बोल रहे हैं कि भाई सरकार अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस को बना देगी तो लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बच्चे अपनी कंप्लेन फाइल नहीं कराएंगे क्योंकि बच्चे पुलिस से डरते हैं। फिर यहाँ पे जो सक्सेसफुल चाइल्ड लाइन की जो एक हेल्पलाइन है 112, ये जो 112 हेल्पलाइन है ये मेडिकल इमरजेंसी, वुमेन सेफ्टी और फायर के रिस्पेक्ट में मदद प्रोवाइड करती है। इस 112 हेल्पलाइन को भी मिशन वात्सल्य के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, हेल्पलाइन 112 और भी जो चाइल्ड से रिलेटेड चीजें हैं वो सब मिशन वात्सल्य के अंदर लाई जा रही है। मिशन वात्सल्य किसके अंदर काम करता है, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। अभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर 3 अम्ब्रेला स्कीम्स, और तीनों स्कीम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मिशन शक्ति, यह है फॉर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। मिशन शक्ति में 2 कैटेगरी है, एक संबल, एक समर्थ। समर्थ में आता है वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस, वॉलंटियर, वुमेन हेल्पलाइन, स्वाधार उज्ज्वला। समर्थ में आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सब। तो मिशन शक्ति क्या है,
दो अम्ब्रेला स्कीम्स को अपने अंदर मिला के चल रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। फिर आता है मिशन एम्पावरमेंट, बच्चों की मदद के लिए, चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज जितनी भी है वो सब मिशन वात्सल्य के अंदर आ जाएंगी। फिर तीसरा है सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 स्कीम, तो आंगनवाड़ी सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पोषण अभियान, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है, नेशनल क्रचे स्कीम, ये सब चली जाएगी इसके अंदर। किसके अंदर? मिशन पोषण 2.0 स्कीम, सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर। और ये 3 अम्ब्रेला स्कीम्स है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, जिसमें से मिशन वात्सल्य के ऊपर नियम कानून सेट किए जा रहे हैं और केंद्र की सरकार और यूनियन टेरिटरी से इनपुट मांगे गए हैं। और ये बाद में थोड़ा बहुत चेंज भी किया जा सकता है, जिस पेपर 2 में न्यूज काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने तीसरी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को अप्रूवल दिया। भाई राजनाथ सिंह जी ने तीसरी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट यहां पे रिलीज की है 101 प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट्स की, जिसके अंदर आते हैं आपके नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, लाइट टैंक्स, स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एंटी शिप मिसाइल्स वगैरह वगैरह। मतलब नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट टैंक, स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये सब हम इंडिया के अंदर ही बनाएंगे, अब हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब इंडिया के अंदर बनाएंगे तो टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे बहुत तेजी से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। अब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 30 टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किए 25 इंडस्ट्रीज के साथ। 21 टेक्नोलॉजीज जो कि 16 डीआरडीओ की लैब्स में बनाई गई, इनको ट्रांसफर किया गया। ओके, और इस लिस्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा दिसंबर 2022 से दिसंबर 2027 तक। मतलब ये जो लिस्ट यहाँ पे बनाई गई है ना, जो कि सामान इंडिया के अंदर बनेगा, इसको बनाने की टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने बनाई है, इंडियन कंपनीज को दी है। ये कंपनीज केवल सरकारी नहीं है, प्राइवेट भी है। ये मिलकर ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब चीजें इंडिया के अंदर बनाएंगे, बाहर से हम लेके नहीं आएंगे। इसके साथ साथ डीआरडीओ ने और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स 1430 साइन किए हैं बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के साथ इंडिया के अंदर, जिसमें से 450 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पिछले 2 साल में साइन किए गए हैं। इसमें एक जो बहुत बड़ी चीज मानी जा रही है वो है नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। अच्छा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट भी यहां पे प्रयूज किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट क्या है कि डीआरडीओ अगर अपनी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देता है तो ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी से आने वाला जो प्रॉफिट है ना, वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में शेयर किया जाएगा। मतलब डीआरडीओ अपनी टेक्नोलॉजी एचएएल को दे दे और बाद में सारा का सारा प्रॉफिट एचएएल क्लेम करे, ये नहीं होने वाला है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी रिसोर्सेज को शेयर करने की, ठीक है ना। अगर इंडिविजुअल सक्सीड होते हैं तो दोनों के पास इसके बेनिफिट्स जाएंगे। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। एक प्रॉब्लम है, एफडीआई जो लिमिट है डिफेंस में वो बढ़ाई गई 74% से। अब मान लो इंडिया में कोई एक प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी को 74% एफडीआई से किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी ने खरीद लिया। समझिए, इंडिया की प्राइवेट कंपनी थी, इसको 74 एफडीआई में किसी फॉरेन कंपनी ने खरीद लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया वाली इस कंपनी को डीआरडीओ से टेक्नोलॉजी मिली हुई थी, तो डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी दी इस इंडियन कंपनी को, इससे इंडियन कंपनी हथियार बना रही है, बस इसके अंदर पैसा डाल दिया फॉरेन कंपनी ने, तो फॉरेन कंपनी अब यहाँ पे बेनिफिट्स उठाएगी, प्लस डीआरडीओ द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी का एक्सेस इस फॉरेन कंपनी को मिल जाएगा। तो ये चीजें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि अभी सॉर्ट आउट करने बाकी हैं हमारे डिफेंस आर्किटेक्चर में। सरकार अब तक इस तीसरी लिस्ट से पहले 2 लिस्टें और निकाल चुका है, ठीक है ना। पहली निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट निकाली थी 101 आइटम्स की अगस्त 2020 में, फिर मई 2021 में एक सेकंड लिस्ट निकाली 108 आइटम्स की, वो आइटम्स थे जो कि इंडिया बाहर से इंपोर्ट नहीं करेगा। ये जो तीसरी लिस्ट निकाली इसका नाम है पॉजिटिव लिस्ट, मतलब इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो केवल इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी। फिर यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं इन लिस्ट के अनाउंसमेंट से लेके, मतलब अगस्त 2020 से लेके अब तक 54,000 करोड़ रुपए दिया जा चुका है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए। 4.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स प्लेस किए जा सकते हैं हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से अगले 5 से 7 सालों में। हमारा डिफेंस बजट का एक मेजर हिस्सा कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व किया गया है। मतलब 2021-22 में जो भी डिफेंस बजट था उसका 63% पैसा कैपिटल उसके लिए था, एक्सपेंडिचर के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ रहे हो ना कि भाई ओवरऑल जो टोटल डिफेंस में मान लो 100 रुपया खत्म कर रहे हो तो 63 रुपया नई कैपिटल चीजों के लिए, मतलब नए हथियारों के लिए, नए डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए आप खर्च करो। तो 63% पैसा एलोकेट किया गया 2021-22 में कैपिटल आउटले के लिए, ठीक है ना। और अगर आप देखो तो इस साल का जो डिफेंस बजट है 2022-23 का, इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है कैपिटल हेड में, ठीक है ना। और ओवरऑल इस कैपिटल हेड में से आप देखें तो 84,598 करोड़ रुपीस जो है वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में खत्म किए जाएंगे। मतलब कि 2022-23 में जो टोटल डिफेंस बजट है उसमें 1,52,000 करोड़ रुपए टोटल हथियार खरीदने में खत्म होगा।
और इस 1,52,000 करोड़ में से 85,000 करोड़ लगभग 84,598 करोड़ 84,598 करोड़ खत्म होगा इंडिया के अंदर से हथियार खरीदने के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। फिर इस बार की बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण जी ने यह भी बोला कि 2022-23 के बजट में जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट है इसको इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमिया के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा और 25% पैसा डिफेंस R&D बजट का इस चीज के लिए एलोकेट किया जाएगा। फिर यह बोला गया कि इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी जो अलग अलग हथियार बन रहे हैं उनके टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए। तो इन सब चीजों से क्या होगा, डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट होंगे, हम एक बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर की तरह उभर के सामने आ सकते हैं। इस रिस्पेक्ट में 2-3 और न्यूज आप कह लो वीडियोस अवेलेबल है। एक तो इंपोर्ट बैन ऑन 101 की डिफेंस आइटम्स, ये 1 साल पहले वीडियो बनी थी, इसको देख लीजिए, काफी काम की चीज है। FDI क्या होती है, डिफेंस के अंदर जो 74% FDI लाई गई है, ऑर्डिनेंस बोर्ड्स का जो कॉर्पोरेटाइजेशन दिया जा रहा था, ये सब क्या है। अगर इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप ये वीडियोस जाके देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जिस पेपर 2 और 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, येमेन प्रेसिडेंट सीड्स पावर टू काउंसिल एज सीज फायर होल्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपको पता है येमेन के अंदर जंग चल रही है। नॉर्थ के बहुत से इलाके पे हाउदी रेबल्स का कंट्रोल है और बाकी इलाकों पे येमेन की सरकार का कंट्रोल है जिसको UAE और सऊदी अरेबिया सपोर्ट करते हैं। अब इस सरकार के हेड है हादी, जिनका नाम है मंसूर हादी। अब हादी ने यहां पे क्या बोला है कि मैं अपनी ताकत को दे रहा हूं एक नई लीडरशिप काउंसिल को, और अब एक नई लीडरशिप काउंसिल येमेन की सरकार को चलाएगी। अब यहां पे जो हाउदी है, हाउदी का यहाँ पे क्या था, हाउदीज ने जब अपना इनिशिएटिव शुरू किया ना, तो हाउदीज ने बोला कि हम जिन जिन इलाकों में कब्जा करेंगे वहां पे प्रेसिडेंशियल काउंसिल बनाएंगे, नेशनल काउंसिल बनाएंगे, रेवोल्यूशनरी काउंसिल बनाएंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से राज करेंगे, ये हाउदीज ने बोला। तो ये जो हादी था, जो कि अपोजिशन का लीडर था, जो कि अभी के लिए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट है, इसने ये बोला कि ठीक है भाई, अब मैं अकेला राज नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी ताकत एक लीडरशिप काउंसिल पे दे रहा हूं, ये लीडरशिप काउंसिल डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चलाएगी। जैसे ही यहां पे हादी ने बोला, ये जो हाउदी रेबल्स है, इन्होंने बोला ये तो बकवास हो रही है, ये तो डिप्लोमेटिकली चीजें बॉयकॉट की जा रही हैं, इस सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है, बेहतर ये रहेगा कि फॉरेन फोर्सेस येमेन की धरती से बाहर निकल जाएं। कौन सी फॉरेन फोर्सेस की बात हो रही है, तो सऊदी अरेबिया, UAE, इस प्रकार की कंट्रीज की बात हो रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, UAE इस समय पे येमेन की सरकार को सपोर्ट कर रही है हाउदी से लड़ने के लिए। हाउदी आप कह लो एक ऐसा ग्रुप है, शिया ग्रुप है, जिसको पीछे से सपोर्ट मिलता है किससे, ईरान से। तो यहां पे येमेन भी एक ऐसा एरेना बन गया है जहां पे एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, सऊदी अरेबिया, UAE एक तरफ और दूसरी तरफ आपका ईरान, और लंबे समय से वॉर चल रहा है, तबाही मच चुकी है यहाँ पे। इस तबाही के बारे में और जानना चाहते हैं तो येमेन सिविल वॉर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, क्यों सऊदी अरेबिया हाउदीज आपस में लड़ रहे हैं। फिर हाउदीज ने अबू धाबी में एक अटैक करवाया था जिसमें 2 इंडियंस की मृत्यु हो गई थी, इस बारे में भी एक न्यूज बना रखी, इसको देख लीजिएगा। फिर 19 जनवरी 2022 के एडिटोरियल डिस्कशन में भी इस येमेन वॉर को लेके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को यहां पे रिस्टोर कर दिया, इसके बारे में मैंने कल आपको वीडियो बना के बताया था। जो डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने यह बोला था कि भाई ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये फॉरेन इंटरवेंशन से आ रहा है, तो हम फॉरेन इंटरवेंशन को रिजेक्ट करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन अडॉप्ट नहीं होगा। और उसके बाद इमरान खान टीवी पे आए और उन्होंने बोल दिया कि भाई आरिफ अलवी को कि आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दो, और मिनटों में नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई। तो कुल मिला के एक मास्टर स्ट्रोक खेला था इमरान खान ने, हालांकि ये मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे चल नहीं पाया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदियाल ने एक 5 मेंबर बेंच को लीड करते हुए ये बोला कि जो कुछ भी इमरान खान ने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को यहाँ पे रिस्टोर कर दिया गया है और सैटरडे सुबह 10 AM पे होगा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे इमरान खान को निकाल दिया जाएगा। इससे पहले भी 2 प्राइम मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अडॉप्ट करने से पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे इमरान खान रिजाइन नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। इसके बारे में 3-4 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुकी हैं, ये वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहो तो इनको देख सकते हो। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज में चीज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, इसको कल ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर दिया था। मैंने आपको रूल 86 ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, रूल 87 ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, 60/251 रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जिसके थ्रू ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई गई है, कैसे यहाँ पे रशिया को सस्पेंड किया गया यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, ये क्यों सही नहीं है, इसके बारे में कल ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। आज सुबह वो लाइव हुई है, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी कुछ आपको उसके बारे में जानने को मिल जाएगा। तो ये पूरी न्यूज मैंने वहां पे डिटेल में अलग से बता रखी है, यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज आपको काम आएगी। लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाना। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो अगर आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं डेफिनेटली ज्वाइन बटन को दबाइए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।